नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हो रही सियासत और यात्रा के बहाने कांग्रेस की सियासत पर। राहुल गांधी की यात्रा फरीदाबाद में यानी दिल्ली बॉर्डर पर है और कल दिल्ली में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्ष की दूसरी पार्टियों और नेताओं को न्योता दिया है। विपक्षी सांसदों को भी चिट्ठी भेजी गई है और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना एहतियात के लिए भेजी गई स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर भी जोरदार सियासत हो रही है। अब बीजेपी कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो किया वो देश हित को देखते हुए किया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अब तक कांग्रेस यही कहती रही है कि भारत जोड़ो यात्रा सियासी यात्रा नहीं है, तो क्या अब विपक्ष के नेताओं को बाकायदा न्योता भेजकर राहुल कहीं इस यात्रा को विपक्ष जोड़ो यात्रा तो नहीं बना रहे? राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली के बॉर्डर पर है। शनिवार को यात्रा दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के उन निर्देशों पर सियासत तेज है जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन किया जाए। अगर कोई प्रोटोकॉल जारी करेंगे तो सारे देश के लिए होगा, हम मानेंगे। चाइना की फ्लाइट तो बंद नहीं करे, प्रोटोकॉल हो। अगर क्या नाम देखो, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटोकॉल तो नहीं, साइंटिफिक कोई प्रोटोकॉल होगा तो उसको मान्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव पाएंगे, अगर वो मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाएंगे तो क्या राहुल गांधी जी कोविड पॉजिटिव है? क्या उनकी यात्रा के अन्य नेता भी कोविड पॉजिटिव हैं? अगर हैं तो क्या वो देश के अन्य लोगों को संक्रमित नहीं कर रहे? आखिरकार ये इसीलिए किया गया क्योंकि चीन से लेकर बाकी देशों में भी संक्रमण के बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए, हजारों लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद कांग्रेस आग बबूला है। नाराजगी ऐसी कि सरकार ने संसद के शीत सत्र को एक हफ्ते पहले खत्म करने का फैसला किया तो कांग्रेस ने उसे भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, विपक्षी पार्टियां कुछ समय से मांग कर रही हैं कि इस सत्र को छोटा किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा बिल पास कराने को है नहीं। मोदी सरकार जो किसी की नहीं सुनती, अचानक इसके लिए तैयार हो गई ताकि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए कोविड-19 के इस्तेमाल को सम्मानजनक वजह मिल सके। जयराम रमेश के वार पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया और पूछ लिया कि राहुल पूरे सत्र एक भी दिन संसद नहीं आए तो अब संसद की याद क्यों आ रही है? ये बहाना है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने को और डिरेल करने को। जुलाई, सितंबर और नवंबर में 4 केसेस आए ये नए ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7 का, जो चीन में महामारी की तरफ फैला हुआ है, और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। एक सप्ताह के लिए भारत जोड़ो भी बंद करके विदेश जाने का सोच रहे हैं। जो छुट्टी लेके विदेश जाते हैं और पार्लियामेंट एक दिन भी इधर पाँव नहीं रखते हैं, वो लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं आया, जयराम रमेश भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के हो हल्ले के बीच यात्रा के दिल्ली फेज के लिए कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है। विपक्ष की दूसरी पार्टियों के फ्लोर नेताओं को राहुल ने खुद चिट्ठी लिखकर यात्रा से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समान सोच वाली पार्टियों के सांसदों को भी चिट्ठी लिखी गई है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर विपक्षी एकजुटता का संदेश जरूर जाए। Rahul Gandhi ji has wrote to all the 15 like-minded parties, their floor leaders, to inviting them to participate in the भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए कोविड नहीं आया, ये कोविड दुनिया भर में है। मैं बताना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी का यात्रा रोकने के लिए हमारा कोई मनसा नहीं है। जिंदगी भर यात्रा करते रहो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। वैसे दिल्ली पहुंचने से पहले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेता नजर आने लगे हैं। फरीदाबाद में डीएमके की कड़ी मोजी राहुल की यात्रा में शामिल हुई। फरीदाबाद से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के हैं, और मानव जायसवाल जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, वो इस वक्त हमारे साथ मानव जायसवाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले जरा सुप्रिया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रिया जहां पर है वहां हलचल तेज है। भारत जोड़ो यात्रा कल दिल्ली में एंटर होने वाली है, लेकिन सुप्रिया आज किस तरीके की हलचल देख रही हैं आप? आज जो हलचल ये है ग्राउंड जीरो पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है यात्रा फिर से रिज्यूम हुई है, और यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर भागदौड़ की जा रही है। साथ में यहाँ पे दोनों और जो है लोग काफी भारी तादाद में खड़े हैं। हम आपको यहाँ से जो है दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कैमरा पर्सन मदन को कहूंगी कि यहाँ ट्रक पे वो अगर चढ़ के आपको दिखाएं क्विकली कि पीछे क्या माहौल है। तो ये देखिए, ये है भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं लोगों का कितना हजूम यहाँ पर है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यही वजह है जिसकी वजह से बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद पहुंचे हुए हैं, और कहा जाए तो ये कि आज जो है रात को भी थोड़ी देर बाद जो है वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचेगा। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि कितना भारी तादाद में हजूम है। पूरे फरीदाबाद को सजाया गया है, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो है यात्रा अभी थोड़ी देर में रिज्यूम होगी। ढोल नगाड़े अभी से ही बज रहे हैं। यहाँ पे मीडिया को जो है आगे कर दिया गया है, कि पीछे से एकदम धक्का लगता है, और यहाँ पर जो है अभी भी भारी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ जाएंगे। ये जो दृश्य है ये फरीदाबाद का, और मेरे पीछे आप देखिए कि यात्रा चल पड़ी है। इसी तरीके से जो यात्रा है वो चलती है, रुकती है, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत साफ कह दिया है राहुल गांधी से जब उनके सामने ये बात आई। ठीक है, तो यानी अब आज फरीदाबाद जहां पर आप हैं यहीं पर ये काफिला रुकेगा और कल दिल्ली में एंटर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आलोक शर्मा साहब, सबसे पहले सवाल मैं आपसे रखना चाह रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा अब क्या विपक्ष जोड़ो यात्रा बनता नजर आ रहा है, बन रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जिस तरह के देश के हालात हैं, विपक्ष को किसी भी रूप में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी माध्यम से अगर जोड़ा जाए वो देश के लिए अच्छा काम है। अगर भारत जोड़ो यात्रा में भी विपक्ष के सभी लोगों को बुलाया जाता है और भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद है और भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उसमें विपक्ष भी जुड़ता है, तो देश के लिए एक अच्छा काम है। जहां तक बात भारत जोड़ो यात्रा की है, तो पूरी तरह से इसका उद्देश्य जिस तरह से आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जिस तरह से बॉर्डर्स की सुरक्षा के आधार पर भारत के अंदर तमाम चिंताएं सामने खड़ी हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का भारत जोड़ो यात्रा का जो हमारा प्रायोजन था वो पूरी तरह से सफल रहा है, और ये कि सफल यात्रा रही है। अगर विपक्ष भी इसमें जुड़ता है तो उनका सादर आमंत्रण है। लेकिन आलोक जी, ऐसा क्यों 100 दिन से ऊपर हो गए और अब याद आ रहा है कि विपक्ष को भी जोड़ लिया जाए? मतलब प्लानिंग बाद में बनी या बाद में लगा कि अब विपक्ष को भी जोड़ लेना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि आज तक के तमाम लोगों ने शायद स्टालिन साहब को देखा होगा शुरू में ही, लेकिन कोई नहीं निमंत्रण कोई नहीं था ना सर। अभी निमंत्रण की बात है, जो लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, वो तो ठीक है। अब तो निमंत्रण लिख रहे हैं आप बोल रहे हैं विपक्ष से जो भी एक जैसी सोच रख रहे हैं वो साथ आ जाएं। मुझे लगता है कि पहले भी हमने लाइक माइंडेड पार्टीज और तमाम जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको आमंत्रण दिया था कि आप जो भी लोग आज भाजपा की सरकार से पूरी तरह से चिंतित हैं, जो भाजपा की सरकार की कुरीतियों से परेशान हैं, और जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो उसमें सहयोग करें, और तमाम सिविल सोसाइटीज के लोग आगे आगे चल रहे हैं उसमें। और जहां जहां जिस राज्य में हमारी यात्रा गई वहां पर जो छोटे दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उनके तमाम लीडर्स हमारे साथ आए हैं। क्या आपने केरला में नहीं देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो रूलिंग पार्टी है उसने भी हमारी यात्रा का स्वागत किया था, जबकि वहां पर वो हमारे लिए पूरी तरह से प्रतिद्वंदी हैं। तो पूरे देश के अंदर जो भी लोग आज भाजपा की कुनीतियों से परेशान हैं वो इस यात्रा में पहले दिन से ही जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। ठीक है सुधांशु जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि कोरोना का बहाना लाकर भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अपना और ये काफिला और ये यात्रा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को निमंत्रण देकर। देखिए, एक्चुअली में जो राहुल गांधी जी की और एक कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये हकीकत में तो विपक्ष को आईना दिखाने के लिए थी। उसका हमसे कोई मतलब थोड़ी था।
हुआ ये, वास्तविकता में अनेक दावेदार पैदा हो गए, जिसमें नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, अब टीआरएस वाले चंद्रशेखर जी भी आ गए, अब नए नवेले अजब अलबेले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाए हुए केजरीवाल जी भी आ गए। तो एक प्रकार से कांग्रेस ने इसके द्वारा उन सबको अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश की है कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम तो हैं, तुम जो दावेदारी कर रहे हो तुम कहां हो। और ईमानदारी की बात भी देखिए, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक से ये लोग आए, महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, तो कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती कि इन सब जगहों पे उनका कुछ ना कुछ अस्तित्व है। तो दिल्ली आते आते उनका एजेंडा खुल के सामने आ गया। अब उन्होंने विपक्ष से कहा कि आ जाओ, अब तुमने हैसियत देख ली कि दिल्ली पर अगर रहना है तो हमारे ही काफिले के पीछे रहना होगा, अन्यथा तुम्हारा कोई और अलग वजूद नहीं है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य मेरा शुरू से ही विश्लेषण था, विपक्ष को उसकी हैसियत, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उनकी हैसियत दिखाना था कि आप कितना भी कह लें, आप एक राज्य या अधिक से अधिक 2 राज्य तक सीमित हैं। इवन मैं कहूं आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दावा कर रही है, 13 सीटें पंजाब में, 7 सीटें दिल्ली में, तो 20 सीटों की पार्टी होने का दावा करने वाले लोग, तो मेरे विचार से ये उनका अंदर का एजेंडा था जो खुल के सामने आ गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना की बात को लेकर, अरे भाई कोरोना का सारा विषय चाइना में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में सबको दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने सिर्फ एडवाइजरी जारी की है कि सावधानी रखिए। आपने देखा संसद में सब लोग मास्क लगाए हुए थे, और ये तो वो पार्टी है जिसने 2020 में कहा था कि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले यह बात कही। अब यहां पर मैं कहूं कि कोई कहे कि हम उनसे डर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा जब दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो हम डरेंगे। पुराने जमाने में जब टेस्ट मैच होते थे, अब तो वनडे और 2020 का दौर आ गया, अगर कोई बैट्समैन दोनों पारियों में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे चश्मा पहन लिया। ये 2 लगातार चुनावों में विधानसभा लोकसभा 0 पहन चुके हैं, जहां 0 का 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, और हाल ही में एमसीडी में गजब की तबाही हुई है। मतलब पराजय नहीं हुई है, पराजय तो एक होता डिवास्टेशन, नॉट द डिफीट। तो वहां पर लगे कि कोई दिल्ली में हमारे साथ कोई रहने की, हमारे कोई डरने की बात है, तो यह हास्यास्पद लगता है। अब ऑन द लाइटर नोट अर्पिता जी एक बात कह दूं, जब दिल्ली में आकर ये कहें राहुल गांधी, जहां उनकी खुद की रियासत तबाह हो गई, और वो दूसरों से कहें मेरे साथ आ जाओ, और साथ में आने को कोई तैयार दिख रहा है या नहीं, तो दिल्ली का जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके द्वारा लिखे गए शेर की वो लाइन इन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि न मैं किसी का हबीब हूं, न मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलोक जी 1-2 सवाल बनते हैं, वो ये बनते हैं, ठीक है आप इस पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये बताइए ना कि कौन कौन आपके साथ है, जिनको जिनको आपने निमंत्रण भेजा, कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, तो कल जब दिल्ली में यात्रा आएगी, अभी तक तमाम जो भी विपक्षी दल थे या हमारे सहयोगी दल थे या यूपीए के साथी रहे हैं, उनमें से बहुत लोग जुड़े हैं। हम तो पूछना चाहते हैं 2014 में मोदी जी के साथ 48 पार्टियां थी, आज कितनी पार्टियां हैं? शिवसेना और अकाली दल जो 50-50 साल से इनके साथ थे, वो भी साथ छोड़कर चले गए। खैर, मुझे बीजेपी को डिस्कस नहीं करना है। बीजेपी तो पूरी तरह से देश को ही एक किनारे पर रखकर अपना केवल एजेंडा चला रही है कि किस तरह से सत्ता को हथियाए रखा जाए। यही बीजेपी के तमाम हमारे भाई प्रवक्ता लोग थे, कहते थे नॉर्थ में जब यात्रा आएगी तो पूरी तरह से विफल हो जाएगी। अभी तो साउथ में है, अब ये नॉर्थ में आ गए हैं, तो ये तो आप कह रहे हैं कि यह कांग्रेस बाकी दलों को हैसियत बताना चाहती है। कांग्रेस पार्टी न पहले कभी सहयोगियों को हैसियत बताती है, न आज बताना चाहती है। आज भी अगर सिविल सोसाइटी के लोग जिन्होंने 2012, 13, 14 में हमारे खिलाफ झंडे उठाए, आज वो यात्रा में आगे चल रहे हैं राहुल जी से। ये तमाम लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी थे, वो यात्रा में पीछे नहीं चल रहे हैं। हैसियत हम किसी को नहीं बताते हैं, हैसियत तो केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को बताते हैं, बार बार पीछे फेंक देते हैं उनको। खैर, आज का वो भी विषय नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कि हमसे डर रहा है दिल्ली में आने की वजह से। हम तो केवल कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की सरकार घबराई हुई है कि जिस तरह से आज भारत जोड़ो यात्रा में काफिला और काफिला और काफिला बड़ा होता चला जा रहा है, लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। आज जिस तरह से देश की जनता वास्तविकता को पहचान रही है, असली जो देश की ताकत, जो देश की जनता है, वो समझ रही है
कि काठ की हांडी इन्होंने 2 बार चढ़ा दी है, अब नहीं चढ़ेगी। अब हम पूछना चाहते हैं, एडवाइजरी जारी कर दी इन्होंने, एडवाइजरी की बात की, हम पूछ रहे हैं कि भाई एडवाइजरी किस किस को जारी की आपने? एडवाइजरी क्या गुजरात गवर्नमेंट को भी जारी की आपने? वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हैं, स्वामी नारायण भगवान का वार्षिक उत्सव चल रहा है, कांकड़िया फेस्टिवल चल रहा है, फ्लावर फेस्टिवल है, क्या G20 होगा कि नहीं होगा? क्या उनको भी कोई एडवाइजरी जारी होगी क्या? तमाम चीजें हैं। राजस्थान में कल कहा क्या इनकी यात्रा, परिवर्तन यात्रा बंद हो जाएगी, 2 घंटे बाद ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं बंद नहीं होगी, चालू होगी। कर्नाटक में यात्रा चलेगी, इनकी राजस्थान में चलेगी। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से जो BF7 आया हुआ था, सरकार सो रही थी क्या? सरकार ने पहले से क्यों नहीं कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, क्यों नहीं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई? लेकिन आलोक जी, ये तय है, कमेटी बनाते, गाइडलाइंस जारी आलोक जी, ये तय कांग्रेस है पार्टी कि सबसे सब पहले यात्रा करेंगे तो आप भी यात्रा करेंगे। सबको चिंता नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी चिंता नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अर्पिता जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है इस पूरे देश में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को कोरोना होगा और दूसरे को नहीं होगा। मेरे कहने का आशय समझिए आप। मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ के तो मास्क पहन के दिखाना चाहते हैं और शाम को सुबह जो है शादियों में जाते हैं तो वहां बिना मास्क घूमते रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हमें आपकी भी चिंता है क्या? 3 सांसद अगर बीजेपी के नहीं लिखते तो सरकार सो रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की भी चिंता है हमें, और हमें पूरे देश की चिंता। राहुल गांधी जी अब मास्क लगा रहे हैं ना? पूरी चिंता है हमें। अब मास्क लगा रहे हैं ना, वो जो 15 किलोमीटर जितने किलोमीटर चल रहे हैं उसमें मास्क लगाकर चल रहे हैं ना वो। मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा कि जो भी एडवाइजरी हो, जो भी गाइडलाइंस हो, जो भी प्रोटोकॉल हो, वो देश में सबके लिए बराबर मास्क लगाते हैं, शाम अगर सबके लिए बराबर होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका पालन राहुल गांधी की चिंता है आपको करेगी। सर, वो मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? खुद का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? देखिए, हमें सबकी चिंता है और माननीय राहुल गांधी जी की भी चिंता है। तो सर उनको भी बोलिएगा मास्क लगाएंगे। हमें सभी माननीय सांसदों की भी चिंता है। मैं तो कह रहा हूं ये काम मेरा नहीं है ना, अर्पिता आर्या का काम है, आलोक शर्मा का नहीं है काम ये। अच्छा, यानी गवर्नमेंट जब तक बताएगी नहीं, अभी सलाह दिया गया है, सरकार का कोई काम नहीं क्या है ना आलोक जी? वो सलाह नहीं मानी जाएगी जब तक एडवाइजरी पूरी तरीके से एकदम सख्त कानून ना बन जाए, तब तक नहीं माना जाएगा। भले हम कितने बड़े राजनेता हो, कितनी बड़ी पार्टी को लीड करते हो, हम नहीं मानेंगे, है ना सर? मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो भी गाइडलाइन सरकार बनाएगी सबसे पहले पालन सर, वही तो दोहरा रही हूं मैं कि बिना गाइडलाइंस के आप कुछ नहीं करेंगे। बिना गाइडलाइंस के आप कितनी बड़ी पार्टी थे, कितने बड़े राहुल गांधी हैं, लेकिन वो मास्क नहीं लगाएंगे ना सर, जब तक एडवाइजरी नहीं आएगी, जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी। यानी आप सब कुछ तभी करते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। अर्पिता जी, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी के से तो 10 सवाल हैं आपके। सर, मेरे उनसे भी सवाल है। अभी देखिए, आपने जो गुजरात को लेकर पूछा, सर मैंने लिख लिया। जन आक्रोश रैली को लेकर आपने पूछा, आपने स्वामी नारायण को लेकर, सर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास पेन और पेपर दोनों लेकर बैठी हूँ। मैं सवाल करने के लिए बैठी हूँ सर, वो सवाल मैं सुधांशु जी से पूछूंगी। मतलब मैं बता रहा हूँ तो आप लिख रही हैं, धन्यवाद सर। ये सवाल मेरे पहले से, लेकिन आपने क्योंकि पूछे इसलिए मैंने इसको और नोट डाउन कर लिया कि आपके सवाल न छूट जाए, फिर आप नाराज हो जाते हैं, फिर आप इसी तरह आरोप लगाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। मैं नाराज नहीं हो रहा, नाराज आप हो रहे हैं। अरे सर, मैं तो काउंटर सवाल नाराज आप हो रहे हैं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ ICMR की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? ठीक है आलोक जी, मैं आ रही हूँ जरा जल्दी से। 2 और मेहमान है क्योंकि आप भी समझते हैं, ICMR की लास्ट मीटिंग कब हुई थी जरा पूछ लीजिए इनसे। ठीक है, ये भी सवाल मैं पूछ लूंगी। ठीक है, जरा मैं राजीव रंजन साहब और मानव जायसवाल का भी रुख करना चाहूंगी। मानव जायसवाल साहब, आपकी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए? पहले सबसे पहली बात, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारे जितने भी बुद्धिजीवी जनगण हैं उनको भी मेरा नमन है। भारत जोड़ो यात्रा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं और जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हमने पदयात्रा वाली हमारी नेत्री है। पूरे देश को जिन्होंने पदयात्रा दिखाई है वो सुश्री ममता बनर्जी। आपको शायद पता होगा या शायद नहीं पता होगा, आजादी के बाद, बापू के बाद अगर किसी भी नेता ने जितनी पदयात्रा करी है तो शायद वो एक लौती मात्र नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी। यानी दुख इस बात का है, शायद मैं रोक रही हूँ माफी के साथ, दुख इस बात का है क्या कि आपका आइडिया चुरा लिया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं मैडम, देखिए, अरे मैडम, हम बीजेपी थोड़ी ना है मैडम। हम तो चाहते हैं कि शिक्षा बढ़े, लोग अच्छी चीजों को सीखें,
अरे ये तो इतने नहीं मैडम, अब आपको दुख होगा, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सर मुझे नहीं होगा, हो सकता है यहाँ बैठे लोगों को हो, सर मुझे मत आप बोलिए, मुझे कैसे दुख होगा? अरे मैं समझ रहा हूँ मैडम जी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक, भाजपाओं में ज्ञान नहीं मिल रहा है, उनका तो उल्टा चलन चल रहा है ना। अब देखिए, अब कितने अच्छे से ये लोग बता रहे हैं कि कोविड 2021 में सेकेंड वेव था मैडम, 21 जनवरी में यही लोग दावस में सबसे बड़े प्रमुख प्रचारक भाजपा के, प्रधान सेवक नहीं, प्रधान प्रचारक, क्या बोले थे? मजाक उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे। जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं क्या चिल्लाते थे? मोदी है तो मुमकिन है, कैसे चिल्ला रहे थे? 2021 में यहीं पे कलकत्ता बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे थे, महाराष्ट्र में लाशों का अंबार बिछा था, दिल्ली में लाशों का अंबार बिछा था। इनके एक अनर्गल टिप्पणी की वजह से हमारे, अरे मैं आपको कहना भूल गई मानव जी, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि आपकी तरफ से एक भी रैली नहीं हुई थी बंगाल इलेक्शन में। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आप लोग इतने अवेयर थे, इतने जागरूक थे, आपने कहा बीजेपी को करने दीजिए वो जो कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी कोई रैली नहीं करेंगी, आपके नेता कोई रैली नहीं करेंगे, इतने जागरूक थे आप। मैं आपको बधाई देना भूल गई सर। अरे नहीं, आपने बधाई दी ना, अब दे रही है ना, दीजिए ना मैडम, फिर से बधाई दीजिए कि जिस तरीके से हमने कंट्रोल कर लिया था कोरोना को। और हम लोगों ने बोला अगर कोरोना का वेव बढ़ गया है, आप 8 फेज में इलेक्शन ना कराएं, 4 फेज में कर दें। आपका असम का इलेक्शन खत्म हो गया था, तमिलनाडु का खत्म हो गया था, सारी संस्थाएं आपके साथ थी, ईडी सीबीआई इलेक्शन क्यों कर रहे थे? और जब इन्होंने दीदी कैट कॉलिंग करी, महिलाओं का अपमान किया, एक महिला नेत्री का अपमान किया, पूरे देश में इकलौती मुख्यमंत्री है महिला, उसका अपमान किया, साथ ही साथ जाके क्या बोल रहे थे? मुझे शिकायत है, इतनी भीड़, मुझे शिकायत, आप लोग मेरे टाइम क्यों नहीं आए? अरे कोरोना में आ रहे थे आप और हंस रहे थे। अरे कैसे प्रधानमंत्री हंस सकते हैं भाई? दिल्ली में लाशों का अंबार बिछा तो लोग सांस लेते लेते मर रहे थे, लोग ज्यादातर ऑक्सीजन की किल्लत से मरे हैं, ना कि इलाज होने से। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किसको दिए? 2 नंबर लोगों को। एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्लियर कर पाए, लास्ट में डीआरडीओ को आना पड़ा। मैं धन्य हूं उस भूमि में जन्मा हूं जहां डीआरडीओ है, जहां भारतीय आर्मी है, जहां हमारी सेना है। आज वो नहीं होते तो हम कोरोना में बहुत पिछड़ गए होते, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरे देश को जला डाला था। शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था, गंगा भी रो रही थी, यमुना भी रो रही थी, ये बता दीजिए ना, हंस रहे थे। बस ये बता दीजिए ना कि आपकी तरफ से कोई रैली नहीं हुई थी चुनावों के टाइम पे ना, एक बार फिर से जरा ये सच जिसको मैं बता दूं हमारी तरफ से क्या हुआ। नहीं हुई थी ना सर रैली, आपने कैंसिल कर दी थी ना सर। मैडम आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए सर, आपको कहने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने बहुत धैर्य से सुना, आपने कहा, मैंने स्वागत किया, आपने कहा कि हाँ रैली आपने नहीं की, आप नेशनल टीवी पे फिर सच बताते हुए जाइए सर। हमने क्या किया आप बताते हैं, सुनिए ना, हमने क्या क्या किया। इन्होंने तो पूरे प्रांत में कोरोना फैला दिया था। हमने लोगों के, अरे आपने रैली की थी कि नहीं चुनाव में? आपने रैली की थी कि नहीं चुनाव में सर? रैली की थी कि नहीं आपने चुनाव में? मैडम ये दिल्ली मद्रास कहाँ से बड़े ठीक है, उन्होंने की सर, उन्होंने की। अभी सवाल उनसे पूछा जाएगा, मुझे जरा आप अपना बताइए ना, आपने नहीं की ना रैली? आप कह रहे वो रैली करते हैं, उन्होंने कोरोना फैलाया, आप तो एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर आपने नहीं किया ना, एक भी रैली नहीं की थी चुनावों में आपने। एक मिनट मैडम, जिम्मेदारी क्या होती है? जन सेवा। जिम्मेदारी क्या होती है? ठीक है, अभी जिम्मेदारी तो ये होती थी कि जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दे देते हैं आप। अभी आप उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ओढ़ के बैठे हैं कि कैसे घुमा दें मुद्दे को। ठीक है, चलिए सुधांशु जी से जवाब देते हैं। सुधांशु जी, नहीं सर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं मैडम। हमने सफाई, अगर अब मैं ये रैली को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने कोरोना से कैसे निपटने में काम किया। 2 मई दीदी छा गई पूरे हिंदुस्तान में, हमने सफाई कर दी। ठीक है सुधांशु जी, अब बीजेपी सुधांशु जी देखिए एक सवाल उठना, ठीक है समझ गई सर, मैं समझ गई सर। सवाल जरूर पूछेगा मैडम, ये पीएम केयर फंड का क्या हुआ? ठीक है, एडमिट पाएगा क्या? सुधांशु जी हमारे गुरुजन है। ठीक है, अब शांत होइएगा तो सवाल होगा ना सर। एक सेकेंड मानव जी, सुविधा वाली सुधांशु जी सवाल यहाँ ये उठते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप नियम कानून बता रहे हैं कि कोरोना फैल सकता है, देश हित में आप ये फैसला लीजिए कि रद्द कर दीजिए। यहाँ पर जन आक्रोश रैली जिसको बीजेपी ने कैंसिल किया उसको अगले दिन फिर शुरू कर देती है। यहाँ स्वामी नारायण को लेकर जैसा सवाल आलोक शर्मा पूछ रहे हैं कि जो धार्मिक संस्थान है वहां जो आयोजन चल रहे हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। G20 को लेकर क्या आप हर जगह रोक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक चुनिंदा चीजों को आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना फैल सकता है। कोरोना क्या देख कर आएगा कि राहुल गांधी तो यहीं पर फैलना है? मैडम एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है सर, हो गया। मानव जी प्लीज जवाब देने दीजिए। नहीं सर, अपने बारे में। और मानव जी ने काफी लंबा वक्तव्य दिया, इनका भी बिंदुवार उत्तर दे देता हूं।
देखिए, पहले तो मानव जी ने यह कहा कि दीदी ने ही सबसे पहले यात्रा की थी और उसी से सीखा। मान्यवर भूल गए, चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी, पूर्व प्रधानमंत्री जी जो जनता परिवार के थे। इसका जवाब जरा राजीव रंजन जी से पूछ लीजिएगा, चंद्रशेखर जी की यात्रा छोटी थी क्या? और आजादी के बाद आचार्य विनोबा भावे की पूरे भारत की यात्रा भूल गए? या आलोक शर्मा जी से पूछ लीजिएगा। यही समस्या हो गई है, लोग बगैर कुछ सोचे समझे एकदम से कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, उनके मुंह से क्या निकला? महाराष्ट्र में और दिल्ली में कोविड से सबसे ज्यादा मौतें हुई। दोनों जगह सरकार किसकी थी? क्या वहां की सरकार ने आंकड़ा दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किस प्रकार के लोगों की स्थिति हुई? वह तो नहीं दिया। तीसरा, इन्होंने कहा 2 मई को ममता जी ने बहुत रिकॉर्ड कायम किया। बिल्कुल, भारत के इतिहास के शायद 2 या 3 4 चीफ मिनिस्टर होंगे जो कुर्सी पर रहते हुए अपनी सीट हारे, उनमें से एक ममता जी भी बनी। यह भी उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया, इसे मानना चाहिए। अब आपकी बात का उत्तर देता हूं पिताजी। आपने कहा कि एक जगह पर, तो अभी आलोक जी का वक्तव्य देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा? लाखों लोग चल रहे हैं। कोई जगह आप बताइए जहां भारत में 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस में लाखों लोग हों। अगर लाखों लोग हो तो कितना बड़ा खतरा है। जहां आप कह रहे हैं स्वामीनारायण जी का जो कार्यक्रम प्रमुख स्वामी जी का चल रहा है, वो सायंकाल हो रहा, वहां 1 किलोमीटर में लाखों लोग नहीं है। हमने अपनी यात्रा कैंसिल की है, सभाएं की हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि 1-2 किलोमीटर में लाखों लोग। आप 2 में से एक चीज विड्रॉ कर लीजिए, या तो अपना बयान विड्रॉ कर लीजिए कि लाखों लोग नहीं चल रहे हैं, 2-4 हजार लोग चल रहे हैं। तो आप हमसे कंपैरिजन करिए। और या फिर अगर आप कह रहे हैं कि 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में लाखों लोग चल रहे हैं, तो कितनी भयानक की स्थिति। और दूसरा, राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। अगर वो कहीं जाएंगे तो पुलिस पहले जाके उसकी चेकिंग करती है। अगर कहीं वो भोजन पे जाएंगे तो पुलिस को यह भी अधिकार है कि उनकी भोजन की भी चेकिंग की जाएगी। यह सुरक्षा देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को प्राप्त है, और उसमें यह भी सुरक्षा होती उन्हें इंफेक्शन न मिले। अगर हम लोग प्रधानमंत्री से मिलने जाते थे, इवन इसके आने से पहले भी RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता था। अब मैं पूछना चाहता हूं, चलो देश की चिंता नहीं, राहुल गांधी की चिंता है क्या? वो सारे लोग जो आ रहे हैं RT-PCR टेस्ट करा के आ रहे हैं क्या? जो कि वैसे भी वो देश के सबसे सुरक्षा प्राप्त लोगों में से एक हैं, 4-6 सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त लोगों में आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। तो उसी का जवाब दे दें, तो तकनीकी आधार पर जवाब दे दें या राजनीतिक आधार पर जवाब दे दें। और साथ ही साथ PM केयर फंड को लेकर भी सवाल मानव जायसवाल पूछ रहे थे, उस पर भी सुधांशु जल्दी से जवाब। PM केयर फंड में क्या समस्या है? जैसे प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता था, उसी ढंग से PM केयर फंड काम कर रहा है। नहीं तो RTI है क्या? जो नियम उसके ऊपर लागू थे वही नियम इसके ऊपर लागू है। तो RTI प्रधानमंत्री राहत कोष में है क्या? सोचिए, सुनिए। अरे मानव जी, अरे भाई, आपने मानव जी, आपने, अरे भाई, नहीं बताइए ना। सवाल पूछने का तरीका होता है, नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे तो कैसे जवाब दे लेंगे? रुक जाइए ना मानव जी, आपकी मर्यादा पूछ रही हूँ बाबा। अरे देश के साथ कौन रूप घसोट कर रहा सबको पता है। अब जन आक्रोश निकालेंगे तो आक्रोश, करोड़ों के नोट आपके यहाँ बरामद हो रहे हैं, लुटेरा हमको कह रहे हैं। अद्भुत है ना मानव जी? मानव जी, आपकी पार्टी के नेता के यहाँ के नजदीकियों के यहाँ करोड़ों के बरामद हो रहे हैं, और वो भी बरामद हो रही है डायरी भी। फिर आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत सुचारू है। अब सर तरीके, अब हम गलत बोल रहे हैं। अब आप हमको आक्रोश में, हम आक्रोश में नहीं है सर, सच में आक्रोश में है सर, हम जन आक्रोश में हैं। ये जो भाजपा की जो दिख रहा है, दर्शकों को दिख रहा है, पूरे देश में कौन कितना संयत होकर बोल रहा है, दर्शकों को दिख रहा है। पूरा देश जागरूक हो रहा है सर आक्रोश में, आप समझिए सर। ठीक है मानव जी, आपके सवाल का जवाब ऐसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगातार पूछते रहेंगे सवाल अपना। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से जरा एक रिएक्शन राजीव रंजन को लेकर ले लेती हूँ। राजीव रंजन, जो ये विपक्ष को जोड़ने की बात चल रही है, जेडीयू का स्टैंड क्या है? जेडीयू है क्या कांग्रेस के साथ? हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इस यात्रा के साथ देश के राजनीतिक घटनाक्रम में जो बड़े बदलाव हुए हैं और जो दिख रहे हैं, आप पिछले चुनाव में आप देख सकते हैं, देश के अनेक राज्यों में उपचुनाव, देश के 3 महत्वपूर्ण चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल और एनसीडी के चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के सिवाय ज्यादातर चुनावों में निराशा हाथ लगी। मैं मानता हूं इसका सीधा लाभ कांग्रेस को कुछ जगहों पर मिला, कुछ जगह दूसरों को मिला, लेकिन वैकल्पिक राजनीति का एक परिदृश्य पूरे देश में उभर कर आया। और यात्राओं को लेकर मैं क्या कहूँ, आपके यहाँ पूरी तरह से स्क्रॉल पर वो पूरा विवरण है कि देश के अलग अलग प्रांतों में
यात्राएं हुई और उन यात्राओं के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम का एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित हुआ, यात्राओं के जगह बदले तक पर दूसरे उन दलों का कब्जा हुआ जो यात्राओं के जरिए जनता के राजीव जी ये बताइए ना, नीतीश जी पहुंचेंगे क्या दिल्ली? मुझे ये जानकारी नहीं है उन्हें आमंत्रण मिला या नहीं मिला। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यात्रा को लेकर के बराबर सकारात्मक रुख रखा है। और जब मैंने कहा कि पार्टी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की इस यात्रा को कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पुनर्जीवित प्रयास मानती है, राहुल जी ने जनता से जो खुद के व्यक्तित्व का परिमार्जन किया है उससे भी। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है, एक बार फिर से जरा उसको ठीक करा लेते हैं। तब तक आलोक जी आप जवाब देना चाह रहे थे। ठीक, देखिए मुझे लगता है कि BF7 जो वेरिएंट है वो बहुत दिन पहले से आ गया है और इसके 2 मामले गुजरात में, उड़ीसा में 4 मामले मिले हैं। इस तरह से 3-4 महीने हो गए। लेकिन गुजरात का चुनाव था, मोदी साहब को सभाएं भी करनी थी, मोदी साहब को रोड शो भी करने थे और गुजरात के तमाम डिपार्टमेंट्स ने कहा भी कि 3 दिन तक इसमें आइसोलेट करने के बाद ठीक हो गया। लेकिन यकायक जैसे ही राजस्थान के बाद से दिल्ली तक हवा पहुंची कि यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। और मैं सुधांशु भाई को बता दूं 1-1.5 किलोमीटर नहीं है, 7-8 किलोमीटर लंबी यात्रा है ये। और जहां तक आप स्वामीनारायण भगवान का जो उत्सव की बात कर रहे हैं वो भी 1600 एकड़ में है और उसमें भी लगभग 90 देशों से प्रतिनिधि और लोग आ रहे हैं। लेकिन आज सरकार में आप बैठे हैं, आपको गाइडलाइंस तय करनी है। हम केवल ये कह रहे हैं गाइडलाइंस एक के लिए दूसरी और दूसरे के लिए दूसरी नहीं हो सकती हैं। चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसका क्या होगा? जब 500 केस थे मात्र उस समय पर आपने लॉकडाउन लगाया था, उस समय पर भी तमाम फ्लाइट्स को नहीं रोका गया था। मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, तब तक भी संसद चलती रही और उसके बाद सरकार गिराई गई। खैर वो इतिहास हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद भी आप लोग संभालने को तैयार नहीं है। आप बार बार जिस चीजों का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आपके डोमेन में है, आप कीजिए ना। आपको जो भी करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाना है, पैंडेमिक एक्ट लगाना है, उसकी गाइडलाइंस बनानी है, आप बनाइए। क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं 2 सवाल पूछता हूं। ICMR को आपने नोडल एजेंसी बनाया, ICMR की लास्ट मीटिंग कोरोना पर कब हुई थी? कोरोना टास्क फोर्स की लास्ट मीटिंग मेरे हिसाब से अप्रैल में हुई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई है। आप ना तो फ्लाइट्स के ऊपर आपका कोई है, ना जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उसके ऊपर कहीं पर काम चल रहा है, ना ICMR कोई काम कर रही है। मैंने ICMR की पूरी वेबसाइट खंगाली अभी, मैंने कहा शायद कोई प्रेस नोट कहीं पर कोई विज्ञप्ति कुछ आया हो, कहीं कुछ नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस की यात्रा को कैसे डेविएट किया जाए, और अगर उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक आधार होता तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते। लेकिन अर्पिता जी 3 सांसदों ने लिख दिया। अरे भाई 3 सांसद राजस्थान के, उन्होंने लिख दिया इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। क्या वो सांसद साइंटिस्ट हैं? मैं फिर कहूंगा कि क्या अगर कोरोना पॉजिटिव सुक्खू नहीं मिलते हिमाचल के हमारे CM, तो क्या वो 3 सांसद नहीं लिखते? और वो नहीं लिखते तो सरकार सोती रहती। कोरोना में पहले भी आपने भयंकर लापरवाही की, 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। जिस तरह से गंगा का किनारा था और सूरत की वो पिघलती हुई भट्टी हमें आज तक याद है, शवदाह की क्या हालत हुआ था, क्या तांडव हुआ था। दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें फुटपाथ पर लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी के बगैर मर गए और आपके प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, और मोदी साहब जिस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करते घूम रहे थे, दानवीर बन रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? एक डोज, सेकंड डोज के पीछे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात में की, एक आदमी के फोन नंबर पे 133 डोज लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि सरकार को जागना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है, गाइडलाइंस बनाएं, ऑल पार्टी मीटिंग करें, जो मर्जी करें, हम हर तरह से साथ हैं। लेकिन केवल और केवल यात्रा का पीछा करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, पहले दिन से यात्रा जब से चल रही है, कभी निक्कर, कभी कंटेनर, कभी कुछ, इनको यात्रा से बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। जो मर्जी ट्वीट कर देना, उसने उसके फीते बांध दिए, उसने जूता खोल दिया, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। देश ने आपको सत्ता दी है। बताइए चीन क्यों घुस रहा है? बताइए PM केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है? बताइए इंडिया फाउंडेशन में कितना पैसा आया है? ये विषय हैं। सुधांशु जी। हाँ, अब देखिए, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करता हूं। आलोक जी, आपने कहा 2-3 किलोमीटर में 1-1.5 लाख लोग चल रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अगर एट ए टाइम आप मान लें कि सड़क पे 7-8 लोग भी चल रहे हैं। 6-7 किलोमीटर कहा। अच्छा, चलिए 6-7 किलोमीटर कर लेता। चलिए,
आपने 6-7 का, मैं 6-7 का जवाब आपने देता हूं। शून्य में फर्क अब रहा, देखिए 6-7 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर अरे भाई मैं चलिए मैं 6-7 का जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और अगर 6-7 लोग एट ए टाइम एक साथ चल रहे हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? 6 से 7 हजार लोग या ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 हजार लोग 1 किलोमीटर में चल सकते हैं, तब जब वो कंधे सटा के नेशनल हाईवे बंद है पूरे सुधांशु भाई, कम से कम 25 कहां आप किलोमीटर लोग होना मतलब चाहिए। सांसद हैं आप, कहां कैलकुलेशन में चले वही तो गए कह आप? रहा हूं आपसे भाई। अरे मैंने तो आपसे कहा ना, मैं तो एकदम अरे भाई, टेक्निकल नेशनल डाटा हाईवे बोल रहा पे 6-7 लोग हूं। चलेंगे अगर 10 क्या? लोग भी एट ए टाइम रोड पे एक साथ चल रहे हो, कहां टेक्निकल डाटा बोल रहे हैं? अरे आप? भाई 10 लोग भी चल रहे होंगे एक तरफ तो भी कैसी 10,000 से ज्यादा बात नहीं हो सुधांशु सकते। भाई, आप जब कंधे से कंधा सटा के चले तो 6-7 किलोमीटर में सिर्फ 60-70 हजार लोग होंगे। मैंने अरे सिर्फ एक भाई, आंकड़ा रखा, परेशान ना होइए, वो जनता को तय करने कैसी दीजिए। बात कर रहे हैं इसलिए आप मैं लोग? कह रहा हूं अपने दावे मैं कह रहा हूं, पुख्ता नेशनल कर हाईवे दीजिए, बंद है, टेक्निकल आधार रोड के ऊपर सड़कों पर खड़े हैं। और अगर इतने एडवाइजरी ऐसे नियम सख्त लागू कीजिए, वो कह रहे हैं आप लागू करेंगे, हम मानेंगे। आप लागू क्यों नहीं कर रहे? अभी भी यही खबरें हैं कि मास्क भी सलाह दी गई है कि आप पहनिए, आपने अनिवार्य नहीं किया है उसको। अगर इतनी गंभीर स्थिति सर दिख रही है तो क्यों नहीं अनिवार्य कर रहे हैं? क्यों एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं लेकर आते हैं? मैं बताता हूं, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम नियम होगा तो मानेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 6-7 लोग दिख रहे हैं। जब कोविड का पहला दौर आया, लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या कहा इन्होंने? अरे लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया, किसी से पूछा नहीं गया। और मैं चुनौती से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। 21 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद 15 दिन का आगे का लॉकडाउन आगे बढ़ाया था, तो उससे पहले 3 राज्यों ने, जिसमें एक उड़ीसा था, तेलंगाना था और महाराष्ट्र था, उसने पहले लॉकडाउन बढ़ा दिया था। तब लॉकडाउन के विरोधी हो गए। 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष के प्रारंभिक महीने तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, अचानक सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए। हो ही नहीं सकता, इतने कम समय में वैक्सीन कैसे बन सकती है, इतने में तो टाइम नहीं हो सकता, ट्रायल नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। और भारत ने नहीं, दुनिया के 8-10 देशों ने बनाई। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, अरे कितने का सैंपल था, इसका स्टैटिस्टिकल सर्वे, स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए। ये सिर्फ दिखाने के लिए। और इन्हीं के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी ने बतौर मुख्यमंत्री कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। एक ऐसे भी नेता थे जिन्होंने बीजेपी का वैक्सीन कहा। अगर जनवरी के महीने में सबने मिलकर वैक्सीन को सही ढंग से लगाया होता, ये तो सब शायद जनता को अप्रैल और पता मई है। में मैं आज के मुद्दे पर भयंकर- पूछ रही हूँ सर, आप अगर चाहते नहीं, एक मैं सलाह वही- दी गई है सर, मैं ये पूछ रही हूँ मैं अर्पिता कि जी वही अभी तो एक कह रहा हूं। एडवाइजरी क्यों नहीं, जब अरे वो भाई, ये बात तो अर्पिता कह जी रहे हैं ना सुनिए कि तो, एडवाइजरी राजनीति दीजिए, तो हम सुनिए। मानेंगे। अरे भाई सुनिए तो, मैं जो बात कह रहा हूं, अरे अर्पिता जी मेरी बात तो सुनिए। जिन लोगों ने साइंटिस्टों की नहीं मानी, स्टैटिस्टिकल सर्वे की नहीं मानी, डॉक्टर की नहीं मानी, वो आज कहें कि सरकार की मानेंगे, तो सारे देश को पता है कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ठीक है, लेकिन आप अगर ये कर देते हैं, एडवाइजरी जारी कर देते हैं, तो ये सामने आ जाएगा ना कि वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। सर यहाँ तो आपका रोल है ये करना, एडवाइजरी जारी करना, मास्क अनिवार्य करना, ये नियम और सख्ती से इसका पालन हो, ये सब तो अभी सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये मान के पहले से कैसे चल रहे हैं कि ये हमें झूठा ही कहेंगे, या ये हमारी बात मानेंगे ही नहीं? क्योंकि आज तक हम बता रहे हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पार्टी है भारत की नहीं दुनिया की जिसने कोविड को मोविड कहा। राहुल गांधी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में कोविड को मोविड कहा है। जिसको कोविड में मोविड नजर आता हो, क्या मानेगा, क्या समझेगा, क्या देखेगा, यह पूरे देश और दुनिया समझ सकती है। इसलिए उनको समझाना जो है, वो जिसे कहते हैं दीवार पे सर मारने के बाद, सरकार तो धीरे धीरे निर्णय लेती है। सरकार ने आज एडवाइजरी जारी की, स्थिति और खराब होगी तो अनिवार्यता करेगी। अभी सरकार ने अनिवार्यता नहीं की है, बस ये कहा है कि अगर आप क्राउडेड जगह पे हो तो आपको यह सलाह है कि मास्क पहने। और मैंने जो प्रश्न किया था, भाई राहुल गांधी जी को Z+ सिक्योरिटी विद ASL है, आप क्या उनके आसपास के लोगों का कोविड टेस्ट कराते हैं या नहीं? बता दीजिए कि हम कराते हैं और सबकी RT-PCR की रिपोर्ट है। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि RT-PCR कराना क्या अभी कंपलसरी है देश में? हाँ या ना का जवाब दे दीजिएगा सुधांशु भाई। अभी 3-4 मिनट हैं शो के। ICMR की गाइडलाइंस में क्या कहीं पर ऐसा है कि RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए? अभी तो मास्क भी हट गया हवाई जहाज में जाते हुए 1 से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले। क्या ये हटा था कि नहीं हटा था? उसके बाद मास्क लगाना कब कंपलसरी हुआ, उसकी भी तारीख बता के जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप सरकार में हैं, आप धैर्य से काम लें। मैंने पूछा कोरोना टास्क फोर्स की अप्रैल के बाद मीटिंग भी नहीं हुई। मैंने ICMR पर सवाल पूछा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने फ्लाइट्स पर पूछा कि कब रुक जाएंगे।
अरे सुनिए ना भाई सुधांशु भाई, ये फ्लाइट जो चाइना से रोज आ रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40-50 फ्लाइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कह रहा हूं मैं, उसके ऊपर आपका क्या वो है कहना? वहां तो 4 महीने से पूरा तांडव हो रहा है, पिछले 3 महीने से तो वहां कई प्रांतों में बहुत दिक्कत है। तो सरकार सो रही थी क्या, या सरकार पकौड़े तल रही थी? आपने वैक्सीन के बारे में कहा, कोवैक्सीन में सेकंड ट्रायल के बगैर आप लोगों ने शुरू करवा दिया और पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल ठीक कहा और तमाम वैज्ञानिकों ने भी कहा कि सेकंड ट्रायल के बगैर शुरू नहीं होना चाहिए। और यही कारण था कि कोवैक्सीन का बाद में सर्टिफिकेशन को मानने के लिए वर्ल्ड में बहुत देशों ने मना किया और सरकार को एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़े। खैर वो समय चला गया। अब उत्तर में आता हूं, 1 मिनट में उत्तर आना, मैं केवल ये कहना चाहता हूं पीएम केयर्स फंड में क्या पोजीशन है, और आखिरी जो सेकंड वेव थी उसमें हजारों जहाज भर के बाहर से आए थे सहायता के जहाज जो आए थे वो सब कहां चला गया सामान? ठीक, सुधांशु जी देखिए, मैं विनम्रता से कहूंगा कि झूठ बोलने और दुष्प्रचार की हद होती है। भाई कोविशील्ड वैक्सीन तो कई देशों के सहयोग से बनी है, ये कह रहे हैं सेकंड ट्रायल के बगैर कर दी गई। अरे भाई, किसी राजनीति अपनी जगह है, आईसीएमआर तय करता, भारत सरकार नहीं। आप कह रहे आपने कर दिया। यही तो मैं कहना चाहता हूं, झूठ और दुष्प्रचार के द्वारा चाहे जनता की स्वास्थ्य की कीमत पर हो, मेरे राजनीतिक हित सिद्ध होने चाहिए। ये मेरे विचार से विपक्षी दलों ने बहुत खतरनाक काम किया। और यहां हम ये नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो सुझाव दिया जा रहा है उसको आप पालन करिए और ये कहिए कि आगे और सुझाव होगा तो हम मानेंगे। और अंत में एक बात कह दूं, आखिर में ये यात्रा ना गुजरात के चुनाव के लिए रुकी और न यात्रा संसद के सत्र के लिए रुकी, परंतु क्रिसमस के समय और अंग्रेजी नववर्ष का समय आ रहा है, तब शायद जनेऊधारी ब्राह्मण की यात्रा उस कालखंड में अवकाश ले रही है। और वो क्यों अवकाश ले रही है, विचार मैं आप पे छोड़ता हूं। बिल्कुल, तो देखिए ये कुल मिलाकर अब ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो फरीदाबाद पहुंच चुकी है। कल दिल्ली में इसकी एंट्री है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसको रोकने की साजिश है, वहीं बीजेपी की अपनी दलील। तो भारत जोड़ो यात्रा में अब विपक्ष को भी निमंत्रण दिया गया है, विपक्ष को भी शामिल करने की बात की गई है। लेकिन क्या अखिलेश यादव, क्या मायावती और विपक्ष का कौन सा वो चेहरा है जो अब इस हिस्से में जुड़ता जाएगा भारत जोड़ो यात्रा में, ये भी देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।